चलिए बताइएगा, हिस्ट्री का होमवर्क है। गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग है, ठीक है। चैप्टर क्या है? गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग है। बताइए, इसका डिटेल पढ़ लीजिएगा, डायरेक्ट आई क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बताइएगा, इसका डिटेल थोड़ा ज़्यादा है, इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। चलिए क्वेश्चन नंबर पे आइए। बताइएगा कि गुप्त वंश ने कितना से कितना अवधि में शासन किया था। बताइए क्या होगा? तो कह रहा है ना कि गुप्त वंश ने जो है ना कितना से कितना वंश तक शासन किया था। तो एक का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। 319 से 500 ईस्वी तक जो है ना गुप्त वंश ने शासन किया था। देखिए नीचे कह रहा है कि गुप्त वंश ने लगभग 275 से 550 ईस्वी तक शासन किया था और इस वंश की स्थापना जो है ना 275 ईस्वी महाराज श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि गुप्त वंश का, तो पहला क्वेश्चन ये था कि गुप्त वंश का जो टाइम पीरियड था कितना से कितना था, तो 275 से 550 ईस्वी तक था। और गुप्त वंश का स्थापना किसने किया था? तो श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो लगभग 275 ईस्वी में किया गया था। किंतु गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक बोलेगा तो कौन था? तो क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 335 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाधिराज की उपाधि धारण की, इसलिए कथन 1 क्या है? बिल्कुल तो सही है। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था। बताइए क्या होगा? तो 2 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्या? बी, प्रवरसेन प्रथम। तो निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? तो प्रवरसेन प्रथम। तो कह रहा है कि वाकाटक शासक प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। इसके साथ ही उसने अनेक वैदिक यज्ञ भी किए। इसी वंश के शासक प्रवरसेन द्वितीय की रुचि साहित्य में थी। उसने सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना किया था। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का नेपोलियन बोलेगा तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। अगर यहाँ पर रहता है ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो नादिर शाह को। किसको कहते हैं? नादिर शाह को। भारत का आएगा तो नेपोलियन तो समुद्रगुप्त को, और ईरान का नेपोलियन बोलेगा तो नादिर शाह को। तो कह रहा है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने अपनी रचना द क्या करा है, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी गई। चलिए बताइएगा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बताइए क्या होगा? किसे कहते हैं? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को। चलिए बताइएगा नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? बताइए क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कह रहा है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का एक अन्य नाम देवगुप्त मिलता है। उसके अन्य नाम देवराज या देवश्री भी मिलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे कह रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की वह था कौन था? बताइए। समुद्रगुप्त था। क्या था? समुद्रगुप्त। तो कह रहा है कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत, मतलब परम भागवत का उपाधि बोल रहा है, धारण किसने किया था? तो वो तो कौन था? तो समुद्रगुप्त था। तो कह रहा है कि नालंदा एवं गया के ताम्र पत्रों के अनुसार समुद्रगुप्त वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अज्ञात वह है कि कुछ पुस्तकों को परम भागवत उपाधि धारण करने वाला पहला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय बताया गया। लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर चंद्रगुप्त द्वितीय माना था, परंतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर समुद्रगुप्त माना, ठीक है। चलिए आगे, सबका अलग अलग उत्तर माना। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त बोलेगा तो कौन था? तो समुद्रगुप्त ही था। कौन था? समुद्रगुप्त, ठीक है। आगे नेक्स्ट है कह रहा है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? बताइए। इसका जो सही उत्तर होगा ना सी और डी, मतलब अशोक भी हो जाएगा और समुद्रगुप्त भी हो जाएगा। तो कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक से संबंध है? तो क्या होगा? अशोक और समुद्रगुप्त। तो कह रहा है इलाहाबाद मतलब प्रयागराज स्तंभ अभिलेख जो है ना अशोक और समुद्रगुप्त 335 से 372 ईस्वी के शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रही की
हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया। इसे समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस स्तंभ अभिलेख पर मुगल बादशाह जहांगीर का भी लेख जो है ना खुदा है तथा बीरबल का भी उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए बताइएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? बताइए क्या होगा? समुद्रगुप्त। कह रहा है इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है? तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? बताइए समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देता है? तो समुद्रगुप्त। नेक्स्ट करा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का नाम क्या था? तो क्या हो जाएगा? क्या था? महेंद्र था। क्या था? महेंद्र। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? तो महेंद्र था। क्या था? महेंद्र। तो कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की 19वीं और 20वीं पंक्तियों में दक्षिणावर्त के 12 राज्यों तथा उनके राजाओं के नाम मिलते हैं। अब प्रयाग प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि कौशल का राजा महेंद्र था और दक्षिणापथ के राज्यों के समुद्रगुप्त ने पहले जीता, किंतु फिर ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति के तहत कृपा कर उन्हें स्वतंत्र कर दिया। तो क्वेश्चन रही 12 पे करा समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? बताइए जहांगीर का। क्या हो जाएगा? तो जहांगीर का। तो कह रहा है कि समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो जहांगीर का। तो कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के संधि विग्रह सचिव हरिसेन ने की थी। और कनिमघम के अनुसार जो है ना यह लेख मूलतः कौशाम्बी में खुदवाया गया। अकबर ने इसे कौशाम्बी से मंगाकर इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाए। इस पर जहांगीर का एक लेख रानी का अभिलेख एवं अशोक द्वारा कौशाम्बी के महामंत्रों का संग भेद रोकने के लिए जो है निर्देश की जाती उत्कीर्ण है। ठीक है, चलिए आगे आइए, बताइएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी किसकी? बताइए क्या हो जाएगा? तो समुद्रगुप्त का। तो कह रहा है कि पृथ्विया प्रथम वीर उपाधि थी तो समुद्रगुप्त। क्या होगा? समुद्रगुप्त। तो कह रहा है इतिहासकार तेज राम शर्मा ने अपनी पुस्तक ए पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया कह रहा है कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इम्पीरियल गुप्ताज में उल्लेख किया गया कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया, जिसके बाद उसने पृथ्वीयामा प्रतिरथ की उपाधि ग्रहण की, जिसका अर्थ ऐसा व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, पृथ्वी का प्रथम वीर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का मूल्यांकन से बाहर कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे कर आए, देखिए कर निम्नलिखित कथन पढ़िए और इसमें चुनना है कि सही उत्तर का विचार कीजिए। इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? बताइए। कह रहा है कि पहला हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। क्या सही है? बताइए। हाँ, तो कह रहा है हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था, बिल्कुल सही है। और उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की थी, गलत है। और वह प्रयाग प्रशस्ति का भी रचयिता था, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 क्या होगा? सही होगा। ठीक है, तो क्या होगा? चलिए आगे देखिए। तो कह रहा है इलाहाबाद प्रयाग जराज स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रह कवि एवं कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया, जिससे समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख मिलता है। और देवी चंद्रगुप्तम नाटक की रचना विशाख दत्त ने किया था। इससे गुप्त वंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती है। तो स्पष्ट है कि कथन 1 और कथन 3 क्या है? तो सत्य, जबकि कथन 2 क्या है? असत्य है। चलिए बताइए क्वेश्चन 15 कर रहा है कि इसमें सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। इसमें सूची 1 में दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश है और उसके राज है। बताइए कि धनंजय का राज कौन था? धनंजय का बोलेगा तो धनंजय का क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? कुस्तलपुर। क्या होगा? कुस्तलपुर हो जाएगा। नीलराज का क्या होगा? नीलराज का बोले तो नीलराज का हो जाएगा, अब मुक्त हो जाएगा। उग्रसेन का क्या होगा? उग्रसेन बोले तो हाँ, उग्रसेन का बोलेगा तो क्या होगा? पाल कक्का। और विष्णुगुप्त का बोलेगा तो कांची। विष्णुगुप्त का बोलेगा तो कांची। तो याद रखिए, धनंजय का कुस्तलपुर, नीलराज का मुक्त, उग्रसेन का पाल कक्का और विष्णुगुप्त का बोलेगा तो कांची। चलिए क्वेश्चन रहे 16 पे,
तो कह रहा है कि दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में, बताइए। चंद्र। क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त हो जाएगा। हाँ, चंद्र नामक है। हाँ, तो कह रहा है कि दिल्ली के जो है ना कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में? तो चंद्र। तो कह रहा है कि दिल्ली के मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन है, चंद्र है, जिसका समीकरण गुप्तवंशीय शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से किया है जाता है। एक मान्यता के अनुसार लगभग 410 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय मेहरौली लौह स्तंभ उदयगिरी पहाड़ियों के पास विष्णुगिरी में स्थित था। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था और भगवान विष्णु के सम्मान में उसने इस लौह स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष भाग पर भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह अंकित है। चलिए क्वेश्चन नंबर ये देखिए 17 नंबर, ये देखिए 17वीं बीपीएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन री एग्जाम। तो कह रहा है ना कि किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कह रहा है समुद्रगुप्त के पश्चात उसका पुत्र रामगुप्त शासक बनता है, लेकिन शकों के आक्रमण के समक्ष विरोध न करने के कारण उसके भाई चंद्रगुप्त द्वितीय ने रामगुप्त की हत्या कर उसकी पत्नी ध्रुव देवी से विवाह कर लिया तथा शकों के विरुद्ध विजय प्राप्त की। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? बताइए। क्या हो जाएगा? तो गुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो क्या हो जाएगा? गुप्त। देखिए इसका डिटेल कर रहा है कि हुनों का पहला भारतीय आक्रमण जो है ना गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो याद रखिए हुनों का जो पहला भारतीय आक्रमण हुआ था वो गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था तथा स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुए और यह आक्रमण जो है एक धावा मात्र रहा और देश के ऊपर इसका कोई तत्कालीन प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु परोक्ष रूप से इसने गुप्त साम्राज्य के पतन की गति को तेज कर दिया। और स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक 6वीं ईस्वी के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम में कई क्षेत्रों में हुनों ने कब्जा कर लिया था। चलिए बताइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था, बताइए किसके शासनकाल में किया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में जो है ना हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था? बताइए क्या हो जाएगा? तो स्कंदगुप्त। क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक जो है ना, तो कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुनों पर विजय प्राप्त किया था? स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था कौन था? बताइए क्या हो जाएगा? तो स्कंदगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया तो वो था स्कंदगुप्त। नेक्स्ट है 22 नंबर, इनमें से तो कह रहा है कि इनमें से 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? क्या हो जाएगा? स्कंदगुप्त। क्या होगा? स्कंदगुप्त। चलिए आगे आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे कह रहा है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? बताइए। भित्रीय स्तंभ लेख। क्या हो जाएगा? भित्रीय स्तंभ लेख। तो कह रहा है किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था? तो भित्रीय स्तंभ लेख। देखिए इसका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में सैदपुर तहसील में भित्री नामक स्थान से भित्रीय स्तंभ लेख मिलता है। इसे पुष्यमित्रों और हुनों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का वर्णन मिलता है। उल्लेखनीय है कि हुनों का पहला भारतीय आक्रमण मुगल गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ, जिसमें वे स्कंदगुप्त से बुरी तरह से पराजित हुआ। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। कह रहा है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? बताइए। अरब आक्रमण नहीं था, लेकिन हुन आक्रमण था। प्रशासन का सामंतीय ढांचा था। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना था। तो कह रहा है गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रश्नगत कारणों में अरबों का भारत पर आक्रमण इसके उत्तरदायी नहीं था। तो कह रहा था कि गुप्त साम्राज्य के पतन के प्रश्नगत कारणों में से अरबों का भारत पर आक्रमण इसके लिए उत्तरदायी नहीं था, लेकिन भारत पर अरब आक्रमण गुप्त के पतन के बहुत बाद में पूर्व मध्यकाल में हुआ था।
बताइए क्वेश्चन 25 कह रहा है कि शक विजेता किसे जाना जाता है। बताइए शक विजेता किसे जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय। कह रहा है शक विजेता किसे जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो कह रहा है गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शक विजेता कहा जाता है और पश्चिम भारत के अंतिम शक राजा सूर्य सिंह द्वितीय को चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के परास्त कर पश्चिमी भारत में शक सत्ता का उन्मूलन किया। शकों को हराने के कारण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक अन्य उपाधि शकारी भी है और उसने इस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के भी चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। चंद्रगुप्त द्वितीय था। कौन था। चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कह रहा है सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। चंद्रगुप्त द्वितीय था। तो कह रहा है कि सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था और जिसको गुप्त काल में रूपक मतलब रूपक कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक मुद्राओं को अनुकरण पर रजत मुद्राओं को उत्कीर्ण करवाया। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें कहा चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए इसमें कौन सा कथन सही बताइए। इसमें क्या है तो दोनों सही है। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में क्या कह रहा है। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। बिल्कुल सही है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 30 ग्रहण हुआ करती थी। बिल्कुल क्या है तो सही। दोनों क्या है सही है। तो शक विजय के उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के अनुकरण पर पहली बार रजत मुद्राओं को प्रचलित किया। इन मुद्राओं का वजन समानता 30 से 30 ग्रहण तक होता है। अतः प्रश्नगत दोनों कथन सही है। आगे कह रहा है शकों पर विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए। चांदी। क्या हो जाएगा चांदी। तो कह रहा है कि शकों विजयोपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने निम्न में से किस धातु के सिक्के प्रचलित किए तो चांदी के। नेक्स्ट कह रहा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किस शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्रा फाहियान भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। नेक्स्ट कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश से कर दी अपनी स्थिति के सुदृढ़ बनाया। बताइए क्या होगा सुदृढ़ बनाया। तो कह रहा है ना कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। तो क्या हो जाएगा तो बकाटक। अच्छा एक क्या हो जाएगा बकाटक वंश हो जाएगा। क्या है बकाटक वंश। तो कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा से विवाह किया जिससे प्रभावती गुप्ता नामक पुत्री पैदा हुई। इस प्रभावती का विवाह बकाटक नरेश सूर्यसेन द्वितीय से हुआ और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह बकाटक वंश में करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि प्रभावती गुप्त शासका थी किसकी वंश की थी। बताइए क्या होगा बकाटक वंश। क्या होगा प्रभावती गुप्त शासका थी बकाटक वंश का। तो प्रभावती गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। इसका विवाह बकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था और रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात इसके पुत्र के अल्प वयस्क होने के कारण प्रभावती गुप्त ने अपने पिता के सहयोग से राज्य का संचालन कुशलता से किया था। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि इसमें कौन सम्मिलित नहीं है। इसमें कह रहा है कौन इसमें गलत है। बताइए क्या होगा। हाँ ये जो है ना उदयगिरी गुफा अभिलेख जो है प्रभावती गुप्ता ही गलत है। लेकिन मंदसौर अभिलेख बोलेगा तो कुमारगुप्त प्रथम का बिल्कुल सही है। तहसीला अभिलेख बोलेगा तो पतिक का बिल्कुल सही है। एरन अभिलेख बोलेगा समुद्रगुप्त बिल्कुल सही है। उदयगिरी गुहा अभिलेख प्रभावती गुप्त नहीं है। देखिए उदयगिरी गुहा अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। क्या होगा चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है करनी में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है। बताइए क्या होगा। क्या होगा तो दसपुर अभिलेख। तो निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पे जाना जाता है तो दसपुर अभिलेख। क्या होगा दसपुर अभिलेख। तो कह रहा है कि दसपुर अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पे जाना जाता है। इसे मंदसौर प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। यह गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल का एक प्रसिद्ध अभिलेख है। इसे पटवाई रेशमी बुनकर श्रेणी का उल्लेख प्राप्त होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 पे कह रहा है मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। बताइए क्या होगा कुमारगुप्त प्रथम। क्या होगा कुमारगुप्त प्रथम। तो कह रहा है ना कि मंदसौर प्रशस्ति कह रहा है कि मंदसौर प्रशस्ति किस शासक की उपलब्धियों का विवरण जो है प्रस्तुत करता है तो कुमारगुप्त जो है ना प्रथम।
देखिए नेक्स्ट कह रहा है कुमारगुप्त प्रथम का समकालीन वस्त भट्टी एक स्थानीय कवि था। उसने मंदसौर प्रशस्ति की रचना जो है ना की थी। मंदसौर प्रशस्ति कुमारगुप्त प्रथम की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करती है। इस प्रशस्ति में तंतुबाई पटवाई श्रेणी का वर्णन किया गया है। वही साथ साथ ही सूर्य मंदिर के वर्णन, उस नगर में प्रचलित सूर्योपासना की धार्मिक भावना को तथा मालवा से परिचित शिखर युक्त प्राचीन मंदिरों की वास्तुता विशेषताओं का निरूपण किया गया है। चलिए क्वेश्चन है 35 पे कह रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है, बताइए। तो क्या हो जाएगा, तो दसपुर शिलालेख। तो कह रहा है ना कि रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख से मिलती है, तो दसपुर शिलालेख। तो कह रहा है दसपुर मंदसौर शिलालेख मुगुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में का है। इस लेख में कुमारगुप्त प्रथम के राजपाल बंधु वर्मा का उल्लेख मिलता है। इससे सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। यहाँ के प्राप्त लेख में पंटवाई तंतुबाई श्रेणी रेशमी सूत बुनने वाले की श्रेणी का उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट आइए। कह रहा है इसमें देखिए मिलान करना, शासक रानियाँ दिया हुआ है। चंद्रगुप्त का रानियाँ कौन था, बताइए। चंद्रगुप्त का रानियाँ बोलेगा तो कुमार देवी। चंद्रगुप्त का बोलेगा तो कुमार देवी। समुद्रगुप्त का बोलेगा तो कौन होगा, दत्ता देवी। क्या दत्ता देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय का बोलेगा तो कुबेर नागा। कुमारगुप्त प्रथम का बोलेगा तो अनंत देवी। अनंत देवी, हाँ। देखिए कह रहा है कि चंद्रगुप्त का बोलेगा कुमार देवी, समुद्रगुप्त का बोलेगा दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय का बोले कुबेर नागा, कुमारगुप्त प्रथम का अनंत देवी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है, बताइए क्या होगा। ये होगा मुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। तो कह रहा है कि निम्न में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम होगा, तो पहले हो जाएगा मुक्ति, भुक्ति, फिर विषय, फिर विधि और ग्राम। ये कह रहा है गुप्तकालीन साम्राज्य में भुक्ति प्रांत विभाजित किया गया था। राष्ट्र जो है सम्राट को देशभुक्ति, उपारिक, विषय, विषयपति, विधि तो अनुलयन, विधि महत्तर, ग्राम तो ग्रामीण राष्ट्राधिकारी, गुप्त काल प्रांतीय प्रशासन। नेक्स्ट कह रहा है कि ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी अधिकाधिक निर्भर हो गए, बताइए किस पर। हाँ, तो कह रहा है कि ईसा की 3री शताब्दी से जबकि हुन आक्रमण के रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारिक अधिकारिक जो निर्भर हो गया, किस पे हो गया, तो इसका उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, दक्षिणी पूर्वी एशियाई व्यापार पर। ईसा की 3री सदी के जब हुन आक्रमण रोमन साम्राज्य के पतन हो गया, तो भारतीय दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार का आर्थिक अधिक जो है निर्भर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन में संचालित होता था, बताइए। ताम्रलिप्ति। कह रहा है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन में संचालित होता था, तो ताम्रलिप्ति। तो गुप्त काल में ताम्रलिप्ति तत्कालीन बंगाल का एक प्रमुख बंदरगाह था, जहां से उत्तर भारत व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ होता था। पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह क्या है, भृगुकच्छ भरोच था, जहां से उत्तर भारत का पश्चिमी देशों के साथ समुद्री व्यापार होता था। और गुप्त काल में उत्तर भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। अतः इस काल का प्रमुख बंदरगाह ताम्रलिप्ति था, परंतु अन्य बंदरगाहों जैसे भड़ोच, कल्याण, कॉम्बे आदि भी उत्तर भारतीय व्यापार से होता था। अतः उपयुक्त प्रश्न में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर ताम्रलिप्ति होगा, और साथ ही यदि विकल्प में उपयुक्त सभी विकल्प होता तो सटीक उत्तर उपयुक्त सभी होता। चलिए क्वेश्चन रहिए 40 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था, बताइए क्या होगा। इनमें से कोई नहीं, देखिए इसका ऊपर दिया हुआ था सारा। क्वेश्चन रहिए नेक्स्ट पे 41 में बोल रहा है कि भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक संस्कृति संपर्क या व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी में पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी उत्कृष्ट आरामी समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्याएं हो सकती है, बताइए क्या होगा, बताइए। इसका क्वेश्चन का जो आगे का होमवर्क में कंप्लीट करेंगे, तो नहीं दिया यहीं तक, ठीक है। अगले क्लास में नेक्स्ट का होमवर्क कंप्लीट करेंगे।